बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि फॉरेस्ट की रिमूव करने से एनवायरनमेंट पर और हम पर क्या क्या असरात हो सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लंग्स, प्लांट्स इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो अगर हमारे नेचर का लंग्स ही मौजूद नहीं है, हमारे बॉडी में लंग्स का क्या काम है? ब्रीथिंग, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेज। तो एज अ रिजल्ट वी आर लाइव, हम जिंदा हैं। अगर नेचर को हमने ज़िंदा रखना है इस दुनिया पर, अगर लाइफ पॉसिबल है, इट इज़ ड्यू टू द प्लांट्स अवेलेबिलिटी। तो प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स अगर एक एरिया में है तो फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो फॉरेस्ट की अगर अनवाइजली कटिंग हो रही है, दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के असरात क्या क्या होंगे, वो है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन के बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बता चुका। दूसरे नंबर पर है एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट का मतलब ये है कि जब भी डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन जब हो जाती है तो एज ए रिज़ल्ट जो है अर्थ सरफेस साफ़ हो जाती है। जब अर्थ सरफेस साफ़ हो जाती है तो कर्ब जवार में या नज़दीक इलाकों में जो डेजर्ट मौजूद होते हैं तो डेजर्ट का एरिया जो है बढ़ जाता है। डेजर्ट जो है, आपको मालूम है, डेजर्ट वो इलाका होता है जहाँ पर सारे रेत मौजूद होते हैं, जहाँ पर एनुअल यानी सालाना बारिश की मकदार बहुत कम होती है और वहाँ पर प्लांट और एनिमल बहुत थोड़े मकदार में पाए जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रेन नहीं होती, साइल रिच नहीं होता, बारिश होती नहीं है, तो बारिश की वजह से तो सारी ज़िंदगी आबाद होती हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई तो इसका मतलब ये है कि आप डेजर्ट के लिए एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल बना रहे हैं। तो डेजर्ट जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो आपको मालूम होगा, सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहराए तर है। ठीक है, सहराए तल, डेजर्ट तल, वो सबसे लार्जेस्ट जो है डेजर्ट सहराए तल है। ठीक है, तर भी है और इसके अलावा चोलिस्तान भी है। तो ये पाकिस्तान के चंद मशहूर डेजर्ट हैं। तो अगर हम सॉइल एरोजन यानी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो गोया हम अपने डेजर्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। और डेजर्ट जो है हमारे किसी भी काम के यानी बायोडाइवर्सिटी के मुकाबले में हमारे उतने काम के फ़ायदेमंद नहीं होते, हमारे इतने काम नहीं आते जितने हमारे फॉरेस्ट जो हैं हमारे काम आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पर है डिक्रीज़ एंड रेनफॉल। तो इस डिफॉरेस्टेशन जब हो जाती है तो इससे बारिश में भी कमी आ जाती है। ठीक है, अब बारिश में कैसे कमी आ जाती है? बारिश में इस तरह कमी आ जाती है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? एवोपोरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो एवोपोरेशन का प्रोसेस क्या है? एवोपोरेशन, ट्रांसपायरेशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। Transpiration. What is transpiration? Transpiration mean the evaporation of water from the aerial part of plant. This is known as transpiration. Plant के body से यानी प्लांट के बॉडी से पानी का निकल जाना, दिस इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो पानी जब निकलता है तो पानी तो जूस की शक्ल में या जो है ना ड्रॉप्स की शक्ल में तो नहीं निकलते, बल्कि ये वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं। वेपर्स के फॉर्म में जब निकल आते हैं तो ये एज अ रिजल्ट इट क्रिएट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये चूंकि वेपर्स के फॉर्म में होते हैं तो वेपर्स के फॉर्म में हवा में ये जाकर क्या बना देते हैं? हवा को ह्यूमिड बना देते हैं। ठीक है, नमी वाला बना देते हैं। अब ये नमी हवा में जितनी ज़्यादा होती है, एयर में जितनी ज़्यादा होती हैं तो बारिश के ज़्यादा होने का सबब बनता है। इसी वजह से जिन ममालिक में जंगलात जितने ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश भी इतनी ज़्यादा होती हैं। अब आप देख लें, हमारे जो बलाई इलाके हैं, मरीना, नारान, कागान, नतियागली, अयूबिया, इन इलाकों में बारिश क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि इन इलाकों में प्लांट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा प्लांट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी एज ए रिज़ल्ट जो है बारिश की मकदार इतनी ज़्यादा होगी। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो क्या ख्याल है, इस बात को इन्वर्स कर लो तो क्या होगा? रेनफॉल जो है वो कम से कम होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर पौधे होंगे वहाँ ही ज़रूरी है कि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, वहाँ से ह्यूमिडिटी उठकर फिर अल्लाह पाक जिस तरह कुरान में फरमाते हैं कि मैं वो ज़ात हूँ कि पानी को उठाकर बादल बना देता हूँ और बादल पर मेरी मर्ज़ी है जहाँ पर मैं बरसा देता हूँ। तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि जहाँ पर रेनफॉल हो जाती हैं। लेकिन यह है रिसर्च
ये बताती हैं कि जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, यानी जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा हो, रिच फॉरेस्ट हो, जैसे अमेज़न जंगल हैं, इसके अलावा जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, टाइगर फॉरेस्ट हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जो घने जंगलात हैं वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जहाँ जब बारिश कम होंगे, जैसे कतर, अब कतर में किसी किस्म के प्लांट्स मौजूद नहीं हैं, तो इसी वजह से कतर क्या है, रेनफॉल के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा कमी है वहाँ पर। चौथे नंबर पर है लॉज ऑफ फर्टाइल लैंड। इस तरीके से जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो हमारे पास जो है फर्टाइल लैंड की भी वो क्या हो जाती हैं, लॉज हो जाती हैं। किस तरह लॉज हो जाती हैं कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती हैं तो डिफॉरेस्टेशन की रिज़ल्ट में फिर जब भी बारिश होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर पहाड़ की तरफ से जब पानी बहाव तेज़ी के साथ आता है तो वो ऊपर का जो रिच कंटेंट यानी रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट लेयर ऑफ सॉइल जो है ये अपने साथ बहाव के साथ तेज़ लेकर जाते हैं, ये मिट्टी चली जाती है। मिट्टी जब चली जाती है तो ऊपर अर्थ के ऊपर सरफेस तकरीबन 2-3 मीटर तक, 2-3 मीटर भी नहीं, तकरीबन 3-4 फुट तक हमारा जो सरफेस लेयर अर्थ सरफेस हैं, सॉइल सरफेस हैं, ये न्यूट्रिएंट रिच कंटेंट हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये ऊपर का सरफेस चला जाए सॉइल एरोजन की वजह से, ये पानी से बह जाए तो क्या होगा, नीचे जो सरफेस हमें अवेलेबल होगा, जो आंखों से नज़र आएगा, फिर उसमें चूंकि न्यूट्रिएंट कम होंगे तो लिहाजा फर्टाइल लैंड की क्या आ जाएगी, लॉज हो जाएगी। अब ये आगे मिट्टी चली जाती है बलाई इलाके से नशीबी इलाके की तरफ और वहाँ पर और नुकसान का सबब बन जाता है। तो फर्टाइल लैंड आपको समझ आ चुका होगा, यहाँ पर फर्टाइल लैंड का मतलब ह्यूमस सॉइल होता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो है ये चला जाता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा ये भी हैं कि जब सैलाब आते हैं तो चूंकि सैलाब को जंगलात रोकते हैं, तो जंगलात अब हैं नहीं, तो एज ए रिजल्ट जो है ऊपर सरफेस लेयर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट पर भी इफेक्ट हो जाता है। कैसे, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो डिफॉरेस्टेशन की रिजल्ट में एक तो ह्यूमिडिटी कम पड़ गई, ठीक है, क्लाइमेट इस लिहाज से क्या हो गया, हाई टेम्परेचर। क्यों, अब बारिश नहीं हो रही, बारिश जब नहीं हो रही तो बारिश की कमी की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, हाई टेम्परेचर। दूसरी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है इसकी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट भी हो जाती हैं। इट इज़ आल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस का क्या मतलब कि फॉरेस्टेशन से यानी फॉरेस्ट से हम लोग जो है नारान कागान अयूबिया नतीगली क्यों जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रीनरी है, और ग्रीनरी क्या है, फॉरेस्ट है। जब फॉरेस्टेशन हो जाती है तो क्या ख्याल है, फिर कराची जाना या इसके अलावा जो है सिंध जाना और नारान कागान आना फिर एक ही बात होगी। क्यों, क्योंकि अब प्लांट्स ख़त्म हो गए। तो प्लांट्स के ख़त्म होने से इन इलाकों में अगर प्लांट्स ख़त्म हो गए या लोग जो हैं जो जंगलों में जाते हैं या ग्रीन एरिया में जाते हैं, वो इसी वजह से जाते हैं, जाकर वो क्या बनते हैं, वहाँ पर चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ पर होटलों में स्टे करते हैं, वहाँ पर खुराक खाते हैं, वहाँ पर गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो ये लोगों के लिए और हुकूमत के लिए फ़ायदे का सबब बनता है। जब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये इकनॉमिक लॉस होगा वहाँ के लोगों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, तो इसी वजह से टूरिज़म जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। ये इकनॉमिक लॉस है ऑफ डिफॉरेस्टेशन का। इसके अलावा जो है प्लांट जब इसी तरह बेदरख्त काटे जाएंगे तो ये आगे जो है इसकी पैदावार इतनी नहीं होगी, इससे जो है और अनवाइजली बग़ैर किसी टैक्स के, बग़ैर किसी रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, तो इस तरह जो है फ़ायदा नहीं होगा, कम फ़ायदा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। आगे है लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में देखो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होंगे, ना तो हमारे पास फिर बर्ड्स होंगे, ना रेप्टाइल्स होंगे, और ना जो है फिर हमारे पास एम्फीबियन होंगे, इसके अलावा ना हमारे पास मैमल होंगे। तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गई। एज अ रिज़ल्ट जो है फिर लोग ना तो इस इलाकों में सफ़र करेंगे और ये चीज़ें हैं जो हैं वो हम अपने मुल्क में पैदा होने के बजाय दूसरे लोगों से दरामद करेंगे, तो ये बायोडाइवर्सिटी भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। आठवां जो है वो है लॉज ऑफ मेडिकल प्लांट्स। जिस तरह मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बता चुका था, तो मेडिकल प्लांट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल
फंजीसाइड, फंजीसाइड वो ड्रग्स होते हैं जो फंजाई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वो ड्रग होते हैं जो इंसेक्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे इंसेक्ट कौन से हैं? इंसेक्ट फॉर एग्जांपल मस्कीटो हैं, ठीक है, एनोफ्लीज मस्कीटो। अब एनोफ्लीज मस्कीटो को अगर आपने भगाना है, यानी मलेरिया का अगर आपने भगाना है और इसका इलाज अगर आपने करना है, तो कैनकोना प्लांट जो है, कैनकोना प्लांट, मैं अगर स्पेलिंग मेरा, कैनकोना प्लांट जो है ये इसके बार्क होते हैं, यानी इसका छिलका, तो इसके छिलके से एक दवाई में बनाई जाती है जिसको कहते हैं क्यूनोन, ठीक है। तो ये दवाई बनती है। अब अगर मेडिकल डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो क्या ख्याल है, हमें ये प्लांट जो है ये मिल जाएगा? नो, हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन हो गई। इसके अलावा फंजाई, इसके अलावा बैक्टीरिया, ये डाइवर्सिटी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, जड़ी बूटियाँ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, हकीमी होम्योपैथिक में जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है 9 नंबर पर एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरनमेंट भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। पूरी जिस तरह पाकिस्तान जो है, अब आप देख ले, आप अपने वालिद साहब से पूछ लें कि आपके ज़माने में गर्मी और सर्दी का दौरानिया कितना था, तो आपको बताएंगे कि एक वक्त था कि सर्दी का दौरानिया जो है बहुत ज़्यादा था और गर्मी कम थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सर्दी जो है अभी सिर्फ 2-3 महीने की सर्दी होती है, बकाया 8 महीने जो है या 9 महीने हम गर्मी का दौरानिया होता है हमारे पाकिस्तान में। तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि बेदरीक कटाई हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई। अब ये डिफॉरेस्टेशन जब हो गई तो एज अ रिजल्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वो आगे एसिड रेन का सबब बन गया। एज अ रिजल्ट जो है इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ की रिजल्ट में पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज़ थे, लेकिन अभी सिर्फ मंगोपीर के इलाके में, कराची में एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, सिर्फ मंगोपीर में 4000 फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये जितना भी ये इससे जो गैसेस और एमिशन, गैसेस की एमिशन होती हैं, तो इनकी सफाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनकी सफाई के लिए क्या होगा? इनकी सफाई के लिए प्लांट्स दरकार हैं। अब जब प्लांट्स हैं नहीं तो एज अ रिजल्ट ये वार्मिंग का सबब बनेगा। तो इसी वजह से कराची में क्या होते हैं, टेम्परेचर गर्म है और इसके अलावा अक्सर हीट जो है, हीट फ्लो आती हैं, ठीक है, गर्मी की एक लहर आती है जिससे लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जो इस वजह से आ रहे हैं। इसके अब एक प्लांट जो है ना, 1 प्लांट 1 ट्री इज एनफ टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर 36 चिल्ड्रन। 36 बच्चों के लिए एक ऑक्सीजन काफ़ी हो, एक प्लांट काफ़ी होता है। अगर आप एक प्लांट काटेंगे तो ये 36 बच्चे जो हैं मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा चेंज इन द लिविंग हैबिटेट, लिविंग हैबिटेट में अगर आप देख लें, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती हैं, अब पैरट, तोते कहाँ पर रहते हैं, लायन कहाँ पर रहते हैं, एलिफेंट कहाँ पर रहते हैं, इसके अलावा जो है बंदर कहाँ पर रहते हैं, मंकीज, ये सारे के सारे रहते हैं, ये सारे के सारे अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। नेचुरल हैबिटेट मीन द लिविंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा, एज ए रिजल्ट ये ऑर्गेनिज्म जो है मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आगे नस्ल पैदा नहीं करेंगे, लिहाजा ये ख़त्म हो जाएंगे। आज भी लोग जो नारान कागान की तरफ या इसके अलावा जो है ना तिगली की तरफ आते हैं तो सबसे ज़्यादा बंदरों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये जो रास्ते में बंदर हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेस्टेशन, प्लांट्स, फॉरेस्ट की वजह से। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो फिर बंदर कहाँ पर रहेंगे? तो एज ए रिजल्ट जो है ये सारी चीज़ें नुकसान हमें मिल जाएगा। तो इसका अब क्या होना चाहिए? इसकी एक ही बात है कि हम अगर दोनों हाथों से, एक हाथ से अगर हम काट रहे हैं, अगर एक तरफ कटाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आज से सब ये नियत कर ले कि अभी तक आप ज़रा सोच लें कि अब तक आपने कितने प्लांट्स लगाए हैं। यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा। इस लेक्चर के सुनने के बाद ये नियत कर ले कि हमने नर्सरी में जाना है और नर्सरी में जाकर एक एक प्लांट जो है, अगर हम ये सुनने वाले हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट जो है लगा ले, तो आप ज़रा सोच लें कि 36 बच्चे जो हैं आपकी वजह से ऑक्सीजन ले सकेंगे। 36 लोग जो हैं आपकी वजह से ऑक्सीजन लेंगे। वो ऑक्सीजन आगे लेंगे तो ये कितने आगे इबादत करेंगे, वो नमाज़ें पढ़ेंगे, वो तिलावत करेंगे, वो हज और उम्रे करेंगे, वो अगर ज़िंदा रहेंगे वो तो सारा का सारा अजर आपकी वजह से इनको मिल। जितने बर्ड्स इनके फ्रूट्स खाएंगे, वो जो है ना जितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, ये इनकी सर्वाइवल, इनकी इकोसिस्टम में जो इंपॉर्टेंस है, इसके साई के नीचे जो बैठेंगे, जितने लोग इसको खाएंगे, तो ये सारा का सारा अजर और ये सारे का सारा काज जो है वो आप ही होंगे। तो इसी वजह से सदका जारिया समझकर फॉरेस्ट और प्लांट्स को लगाइए। इस नॉमिनल चार्जेस होते हैं 100-200 रुपये पे अगर हम एक प्लांट लगा सकते हैं तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगला हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट्स।
कि बायोडाइवर्सिटी की हम कंजर्वेशन पाकिस्तान में किस तरह कर लें। ठीक है, कंजर्वेशन का बायोडाइवर्सिटी जो है अब इसकी कंजर्वेशन हम किस तरह कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमारे पास दो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं कंजर्वेशन के लिहाज से। एक तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मौजूदा पाकिस्तान में 2.5% क्या है वो फॉरेस्ट मौजूद हैं, और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी मुल्क के लिए 25% फॉरेस्ट होना चाहिए। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ठीक है, अब हम फॉरेस्ट से कितना पीछे हैं, 25%, तो गोया जो है हम 22.5% जो है हम अब भी हमने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, तो हम इतने पीछे हैं। इसके लिए अगर आप ये लगाएंगे, फॉरेस्ट प्लांट्स लगाएंगे, तो ये आपका सदका जारिया भी है और मुल्क की तरक्की के एक स्टेप भी हैं। तो एक तो डिफॉरेस्टेशन है, इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बचाना है, बाकी रखना है, तो चूंकि इसमें जो दो मसले हैं डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग, ये हमने रोकनी है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो जिस तरह सुस्ती का इलाज क्या होता है, सुस्ती का इलाज ये है चुस्ती, तो इसी तरह डिफॉरेस्टेशन का इलाज क्या है, एफॉरेस्टेशन, दोबारा प्लांट्स लगाना शुरू करें। ठीक है, तो एक तो हम माइनस के बजाय हम पॉजिटिव में चले जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे और स्टैंडर्ड से आगे पर हमने मजीद जाना है। इसके बाद जो है पर हंटिंग है। हंटिंग क्या है, शिकार करना। हमारे मुल्क में एक तो बायोडाइवर्सिटी मौजूद नहीं है एनिमल की फॉर्म में, एनिमल की शक्ल में, अगर मौजूद भी हैं तो उसकी इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दिस इलीगल हंटिंग काजेज द एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको भी रोकना है। अब ये एक्सटेंशन, अगर बायोडाइवर्सिटी की एक्सटेंशन से रोकना है तो हंटिंग को भी रोकना होगा। इसमें आमतौर पर बर्ड्स आते हैं। ठीक है, बर्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स की हंटिंग, बर्ड्स वगैरह। ठीक है, या इसके अलावा मैमल्स। ठीक है, या इसके अलावा फिशेस, इन सब की इलीगल हंटिंग होती है। बर्ड्स की किस तरह, याद रखें हमारे सारे मसलों का हल ये है कि हम शरीयत पर अमल करें। तो हमारे बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स के बारे में शरीयत में हुक्म है कि बर्ड्स को आप कभी रात के अंधेरे में नहीं मार सकते, मना है, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। हम उस वक़्त बर्ड्स का शिकार कर सकते हैं जब उसको भी प्रॉपर डिफेंस का मौका हो। तो इस दौरान जो बंदा जीत लेता है, चाहे आप जीत गए उसको मारा और वो जीत गई, वो चली गई, तो ये इजाज़त है, इसको कहते हैं शिकार खेलना, इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर रात के अंधेरे में वो आराम कर रहे हैं बर्ड्स, तो फिर ये मना है, एक बात। दूसरा ये है कि अगर आप मज़े के लिए और चस्के के तौर पर बर्ड्स की हंटिंग कर रहे हैं, जैसे क्रेन्स हैं, ठीक है, अगर ये कर रहे हैं, अगर आपने शिकार करने के बाद उस बर्ड्स को खाया नहीं, तो ये भी आप क़यामत के दिन अल्लाह को जवाबदेह होंगे। तो एक तो खाने के बाद, शिकार करने के बाद खाना है, दूसरा ये है कि रात के अंधेरे का फ़ायदा नहीं उठाना। ये शरीयत ने हमें ये चीज़ें दे रखी हैं, ये शरीयत के अल्फाज। तो अगर हम इन बातों पर अमल करें तो इलीगल हंटिंग जो है वो कम हो सकती हैं। इसके अलावा मैमल्स में अगर हम देख लें, जो बच्चे देने वाले हैं, अगर आप देख लें, आम तौर पर हम ज़ू में जाते हैं। ठीक है, मैं जंगलात तो हमारे हैं नहीं कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, लेकिन पेशावर ज़ू में मेरा सफ़र था, तो पेशावर ज़ू में, ठीक है, पेशावर ज़ू में जितनी भी मैमल्स मौजूद थे, ठीक है, शेर की शक्ल में, गिदड़ की शक्ल में, इसके अलावा जो हैं चीते की शक्ल में, रीछ की शक्ल में, हाथी की शक्ल में, जितनी भी बर्ड्स यानी मैमल्स थे, ये सब के सब लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद पत्थर उठाकर उनको मारते थे। ठीक है, तो इवन हमने, एक तो ये है कि हमने ये गलती की कि हमने इनको ज़िंदा रहने नहीं दिया। दूसरा मसला फिर ये हुआ कि जब हुकूमत ने बंदोबस्त किया ज़ू में रखने का, हमें दिखाने का कि हम इनको कंजर्व कर ले, हमारी लाइल्मी और बदअखलाक़ी की वजह से वो एनिमल जो है दिन ब दिन जो है वो मरने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों की मिसबिहेवियर की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है ज़ू में वो वहाँ पर भी सर्वाइव ना कर सके। इसके अलावा जो है फ़िश, अगर कुछ लोग जो हैं वो फ़िश के हंटिंग के साथ रिलेटेड हैं, तो फ़िश के हंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करना है, एक तो ये है कि अपना एक सीज़न होता है। ठीक है, सीज़न का क्या मतलब, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके बच्चे पैदा करने का अपना एक टाइम होता है, तो हम बच्चे पैदा करने के टाइम में किसी किस्म की हंटिंग से परहेज़ करें, एक बात। दूसरा यह है मीन सीज़न का ख्याल रखें, यानी ब्रीडिंग सीज़न, ठीक है, ब्रीडिंग सीज़न का हम ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो तरीका हम ठीक ठाक इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जाल इस्तेमाल करें, वेब,
ठीक है। हम उसके लिए बाकायदा फिशिंग के लिए जाल इस्तेमाल होता है, कुंडा होता है, वो इस्तेमाल करें। अभी इलीगल हंटिंग क्या है कि लोग क्या कर लेते हैं वो करंट देते हैं, हाई वोल्टेज करंट पानी को में छोड़ देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो हैं जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो इनके काम के तो आ जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ना इनके काम आते हैं, वो आगे इसी तरह पानी में मर भी जाते हैं। तो ये गोया अगर एक मछली फॉर एग्जांपल एक फ़िश है जिसका नाम है कॉड फिश, कॉड फिश, तो कॉड फिश जो है ये एक सीज़न में 10 लाख अंडे देती है, ठीक है, 10 लाख अंडे। अगर आपने एक कॉड फिश को मार दिया तो मारने के साथ अगर आपने इसको करंट दे दिया तो करंट से तो लाखों में इसके बच्चे भी मर जाएंगे अगर कॉड फिश आपको हाथ भी आ गया। तो एज ए रिज़ल्ट जो है आपने इसके फादर या मदर को पकड़ना है और इसके बच्चों को छोड़ना है ताकि वो आगे मज़ीद ग्रो करके एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सके। तो ये हैं ये सारी की चीज़ें इलीगल हंटिंग। तो आपने ये मेन इश्यूज़ हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलीगल हंटिंग को रोक दो और डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ अगर हो रही है तो वो वाइजली और प्लानिंग के साथ हो, और दूसरी तरफ पर एफॉरेस्टेशन भी होनी चाहिए। जिस तरह हमारा जो है बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, साथ साथ प्लांट्स के लगाने का भी अमल जारी रहना चाहिए। अब कंजर्वेशन के लिए पाकिस्तान में कुछ स्टेप्स इनिशिएटिव हो चुके हैं, कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? वो हैं इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो दरिया सिंध में जो डॉल्फिन मौजूद हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है, इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि उसकी इलीगल हंटिंग जो है वो बंद की जाए और लोग जो हैं इलीगली उसकी हंटिंग ना करें और उसको ग्रो करने के लिए मौका फराहम कर दिया जाए। तो ये हैं इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो WWF ने और पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हैं प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेक्टेड एरिया की मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है। व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया प्लांट एनिमल्स का वो एरिया होता है जो कई किलोमीटर पर मुश्तमिल होता है। प्रोटेक्टेड एरिया वहाँ पर प्लांट्स, बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस या और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेप्टाइल्स, ये वहाँ पर कोई जो है वो बग़ैर इजाज़त के नहीं जा सकता। और वहाँ पर जितनी भी एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी हैं इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और हुकूमत की निगरानी में जो एरिया होता है सच एरिया इज़ नोन एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में लॉन्च हो चुका है ताकि कंजर्वेशन जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो। तीसरे नंबर पर है मेरीन टर्टल प्रोजेक्ट। हमारे दरियाए सिंध में टर्टल मौजूद हैं। टर्टल किसको कहते हैं? टर्टाइज एक होता है टर्टाइज, दूसरा होता है टर्टल। टर्टाइज जो है वो आमतौर पर लैंड पर पाए जाते हैं जिसको उर्दू में किचवा कहते हैं, लेकिन एक दूसरा किस्म का टर्टल होता है। टर्टल और किचवे में ये फ़र्क है कि टर्टल जो है पानी में भी जाता है एक, ठीक है, और दूसरा ये है कि टर्टल जो है उसके पाँव के बजाय फ्लिपर होते हैं जिसके ज़रिए पानी में तैर सकते हैं। बकाया टर्टल जो है ये थोड़ा छोटा होता है और टर्टाइज बड़े साइज़ का होता है। तो मेरीन टर्टल प्रोजेक्ट की इनकी कंजर्वेशन हो सके, इनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल बना सके। एनवायरनमेंट इसके लिए कैसे आप सूटेबल बना सकते हैं कि वो जहाँ पर रहते हैं समंदर में उनमें गंदगी ना फेंकी जाए, क्योंकि जब वो गंदगी खाते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो है ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डिज़ाल्व नहीं होते, तो इसी वजह से वो खुद बहुत अपने खाई हुई चीज़ों से मर जाते हैं। तो इसी वजह से प्लास्टिक के शापर जो हैं कोशिश कर ले कि इनको अवॉइड कर ले, ठीक है। प्लास्टिक के शापर हम जितना अवॉइड करेंगे, कागज़ के शापर इस्तेमाल करें, कपड़े वाले थैले इस्तेमाल करें, तो ये आगे जाकर आप इसको फेंक देते हैं, आगे जाकर नदी नालियों में या प्लाटों में होते होते ये एक ना एक दिन जो है ये चले जाते हैं। आपको बताऊं कि एक प्लास्टिक की बॉटल को डिज़ोल्व होने में 150 साल लगते हैं। तो अगर हम प्लास्टिक के बोतल जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या अगर इस्तेमाल करके ऐसे नदी नालियों में फेंकेंगे तो ये क्या होगा, ये याद रखें कि ये आगे जो है मेरीन ऑर्गेनिज्म, मेरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। चौथा है बैन ऑन हंटिंग ऑफ मारखोर एंड यूरियल इन बलूचिस्तान। मारखोर जो है हमारा कौमी बर्ड है, कौमी जानवर है मारखोर, और यूरियल जो है ये एक पहाड़ी बकरी की तरह, पहाड़ी बकरी हैं बलूचिस्तान में, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। उन पर हंटिंग जो है ये बैन करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कि इन पर बैन हो। कोई इसको क्यों? हमारा कौमी जानवर जो है तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, ये एंडेंजर्ड स्पीशी हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान में
ज़्यादातर पाया जाता है। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, हिमालय के जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो जंगलात हैं उनके जंगल जो हैं वो प्रोटेक्ट हो, इसके लिए प्रोजेक्ट हैं। नॉर्थर्न एरियाज प्रोजेक्ट, शुमाली इलाका जात में जो प्रोजेक्ट हैं ताकि जंगलात को कोई काट ना सके। आप अक्सर इन इलाकों में जा चुके होंगे तो आपके जहन में आया होगा कि इन जंगलात को कोई काटता क्यों नहीं है या काट क्यों नहीं सकता। वो असल में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होता है, उनकी अपनी पुलिस होती है, उनकी देखभाल करते हैं, आप इनको काट नहीं सकते। छठे नंबर पर है नॉर्थर्न एरिया प्रोजेक्ट। नॉर्थर्न एरियाज जो हैं ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड एंड चतराल। हमारे यहाँ जो जब मौसम हमारा गर्म हो जाता है यानी सर्दी जब चली जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, तो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, ठीक है। वहाँ पर चूँकि बर्फ़ पड़ चुकी होती हैं तो साइबेरिया वाले बर्ड्स के लिए वहाँ पर खुराक और ख़ुद को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वो गर्म और नशीबी इलाकों का रुख कर लेते हैं। तो ये जब आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, चित्राल और इन इलाकों में जब आते हैं तो लोग इन पर क्रेन्स वगैरह आते हैं तो लोग इनको रास्ते में शिकार करते हैं, इन पर फायरिंग करते हैं, तो ये भी बैन किया गया है, ठीक है। 8वें नंबर पर हैं ब्राउन बियर प्रोजेक्ट्स। अवल तो हमारे यहाँ बियर रीच मौजूद नहीं है, अगर हैं तो इनकी प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किया गया है ताकि इनको कोई इसकी इलीगल हंटिंग ना करे। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप इस बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हमारा इस चैप्टर को सीखने के बाद ये जिम्मेदारी और अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके बाद बायोडाइवर्सिटी के साथ मोहब्बत करें, बायोडाइवर्सिटी के साथ लगाव रखें। किसी हमारी तरफ से, हमारे हाथों से, जिस तरह हदीस में आता है कि बेहतरीन मुसलमान वो हैं, मोमिन वो हैं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। तो दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वो डायरेक्टली भी हो सकता है, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली ये है कि हम डायरेक्टली किसी बंदे को ज़ुबान और हाथ से नुकसान ना दें। इनडायरेक्टली इस तरह हो सकता है कि हम बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करें। तो जितनी बायोडाइवर्सिटी की हम प्रोटेक्शन करेंगे तो ये इनडायरेक्टली दूसरे मुसलमान के लिए हिफाजत और उसकी सेहत अफजाई का सबब बनेगा। और हाँ, अगर हम बायोडाइवर्सिटी गंदगी फैला रहे हैं, पार्क में बैठकर चिल के वहाँ पर रखते हैं, इसके अलावा जो है एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पानी ज़ाया कर रहे हैं, डस्टबिन में कूड़ा करकट डालने के बजाय प्लाटों में फेंक रहे हैं, तो दिस इज़ टोटली मिसबिहेवियर, अखलाक से गिरी हुई बात है। उम्मीद है कि आप इसके बाद, इस चैप्टर को समझने के बाद पूरी तरह इन बातों पर अमल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।